अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री। हमारे बीच में हमारे अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, हो जाएगा, आएगा बात से नहीं श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, उपस्थित मेरे बहुत ही सम्मानित किसान बंधुओं, आपको जैसा मालूम है कि जब से केंद्र में मोदी जी की सरकार आई है, हरियाणा में आपकी अपनी सरकार बनी है, लगातार हम पहले दिन से ही विचार करते हैं कि यहाँ की, क्योंकि हरियाणा हमारा कृषि प्रधान प्रदेश है, तो यहाँ की मुख्य आबादी कृषि पर निर्भर है। अगर किसान प्रसन्न है, किसान को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है, तो मैं समझता हूँ पूरे समाज के सुख की हम कल्पना कर सकते हैं। तो इस कृषि के साथ गांव में हर आदमी जुड़ा हुआ है। हमारा किसान, हमारी कृषि, ये अगर आगे बढ़ते हुए पग पर चलती रहेगी तो हमारी आर्थिक स्थिति प्रदेश की वो भी उसी हिसाब से आगे बढ़ेगी। आखिर जब आमदन बढ़ती है लोगों की, तो उसमें से उनकी क्रय शक्ति, उनकी खरीद की शक्ति बढ़ती है, और जब खरीद की शक्ति बढ़ती है तो फिर आदमी अपने घर में चाहे फर्नीचर ले जाए, चाहे घर का कोई सामान बर्तन ले जाए, चाहे ब्याह शादी में काम करे, चाहे मकान बनाए, तो आखिर अल्टीमेटली बाकी जो उद्योग है वो भी तो इसी पर निर्भर करता है। इसलिए हमने आते ही ये सोचा था कि किसान को किस प्रकार से आगे बढ़ाना। मोदी जी ने घोषणा की कि 2022 तक किसान की आमदन डबल होनी चाहिए। बहुत से तरह के प्रयत्न किए जा रहे हैं, और इतने प्रयत्नों के बावजूद फिर भी हम सोचते हैं कहीं कमी रह गई तो उसको और कई और प्रकार से ठीक करेंगे। एमएसपी हर बार बढ़ाना, और उसमें भी देखिए फसल की बुआई से पहले बढ़ाना। पहले क्या होता था, फसल बिजाई हो जाती थी, जब कटाई होती थी ना, हाँ, गेहूं का एमएसपी फरवरी, मार्च, अप्रैल, उसमें जाकर घोषित होता कि ये एमएसपी रहेगा भाई। अब तो अभी बुआई नहीं हुई है, गेहूं की बुआई कब होनी है? दिसंबर में नहीं, 6 महीने तो नहीं, 6 महीने तो कटाई में, तो 2 महीने तो है ही है भाई, नवंबर दिसंबर में तो हो जाएगी। हमने सितंबर में गेहूं का एमएसपी तय कर दिया, सरसों का एमएसपी तय कर दिया। रबी की फसलें अभी बुआई होनी है, उसका पहले 6 फसलों 7 फसलों का भी 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी ने तय किया, इसलिए कि किसान को भी पता लग जाए कि मेरी फसल की ये कीमत करनी है, उसमें से कौन सी ज्यादा फायदेमंद है, बुआई उस फैसले से कर ले। अगर किसान के पास एक फसल थोड़ी है, किसान के पास तो वैरायटी है, उस वैरायटी में पहले हिसाब लगा दो कि मुझे इस चीज का फायदा है, तब करेंगे। हम कांग्रेस की सरकार का नहीं, बिल्कुल कटाई सिर पर आ गई, अनाज मंडी में आ गए, तब जाकर के एमएसपी घोषित कर रहे हैं। लगातार हर साल ये लगातार बढ़ रहा है, और अब जो कॉस्ट है, कॉस्ट में 50% बढ़ोतरी, इससे नीचे कोई फसल नहीं बची। सब फसलों की जो लागत है उससे 50%, यही जो डिमांड थी ना स्वामीनाथन में, केवल 50% का लाभ मिलना चाहिए। अब कोई भी फसल नहीं है जहाँ 50% नहीं है, कुछ फसलें तो 100% हो गई है। यानी गेहूं भी 1008 उसका जो है कॉस्ट है, लागत है, और कितनी हो जाती है? 2000 डबल, 1008 से एकदम डबल। बाजरा वो एकदम डबल, कई फसलें डबल पर पहुंच गई हैं, कोई 70% पहुंच गई, कोई 80 पर पहुंच गई, कुछ 50 पर भी है। उन 50 फलों को ऊपर करना है। सरसों देखो 400 रुपये एकदम बढ़ा दिया। अब एक तरफ तो एमएसपी बढ़ाने का काम करें, दूसरी तरफ लागत कैसे कम हो। इस लागत में भी बिजली की लागत आती है किसान को, कोई आपको आना नहीं है, बिजली की लागत तो नहीं आती ना, कोई बिल तो नहीं देना पड़ता। क्या 10 पैसे यूनिट का वो 15 कुछ पास पावर का। मुख्यमंत्री जी 8 घंटे किसान को नहीं निकली,
और हमने तो इस बार 10 घंटे कर दी। सिर्फ एक बार एक आवाज आई थी कि बरसात थोड़ा लेट हो रही है और हमें बिजली की किल्लत आएगी, मैंने उनसे बुला के अधिकारियों कहा कि आज से 10 घंटे कर दो। नहीं बताया था किसी ने, नहीं तो पहले तो प्रदर्शन होते थे। अब हाँ, रेट भी सही है जी, रेट भी सही है बिजली के। यहाँ मीटिंग चल रही थी, उसी में कहा था कि अच्छा 1 घंटा कर दो, उसी में फोन कर दिया 2 घंटे। आखिर हमारे पास चीज है तो क्यों ना दे, और बिजली की कोई किल्लत नहीं है। आज गांव में जो घरेलू बिजली है वो भी 5700 गांव में 24 घंटे बिजली जा रही है, 5700 गांव। अब तो स्थिति हो गई है, जो लोग जाके बताते हैं और जो डिमांड करते हैं हमारे भी 24 घंटे दो, अपने कल तक तो आप मना करते थे कि हम नहीं लेते, हम तो बिल भी नहीं भरेंगे, बाटा वाले तो बिल भरते ही नहीं थे। आज बाटा वाले भी आके बिजली मांगते हैं, क्यों मांगते हैं भाई? कहते हैं जब कोई रिश्ते के लिए लड़की वाले उससे बात करते हैं ना, लड़की वाले पूछते हैं सारे गाँव में 24 घंटे बिजली है कि नहीं? अगर 24 घंटे बिजली नहीं है तो हम तो अपनी लड़की नहीं भेजेंगे सारे गाँव में। बच्चे, अब उनको बिजली की जरूरत होती है बच्चों को पढ़ाई के लिए भी, और अब तो ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन में अगर बिजली नहीं है तो आपका टीवी नहीं चलेगा, आपका इंटरनेट नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। ये 2 साल में तो इतने संकट था, लेकिन इस संकट में बदलाव बहुत आया और उस बदलाव में कितनी चीजें हम आगे बढ़ा करके ले गए। डायरेक्ट पेमेंट किसान को 4 साल हो गए हमें इस द्वंद में फंसे। किसान भी इसको समझता नहीं था कि इससे क्या होने वाला है। आड़तियों से जाएंगे और कुछ किसान कहते थे 24 घंटे का हमारा वो एटीएम है, हमको कभी भी जाके ले आते। लेकिन अब जब इस बार बैंकों में लाखों रुपए गए तो कहते मजा आ गया जी, आ गया। वही है, अब क्या है कुछ पता लग गया, अब फिर अपना हिसाब का रखने का अभ्यास कर गया। पहले जो मना था हाँ कितनी हुई कितनी नहीं हुई, ठीक है, जाके मंडी छुट जाए और जाके होते जिना लाला जी दे देने के ठीक है ले जाओ। अब तो हर किसी को हिसाब लगाना पड़ता है और टाइम से 72 घंटे के अंदर हमने ये भी कहा कि आपकी फसल जैसे ही दाना जो है पहुंच जाएगा गोदाम में पहुंचेगा, उसके तुरंत बाद 72 घंटे की तरफ पैसा देंगे और नहीं तो साथ में ब्याज भी देंगे। 1 करोड़ रुपया ब्याज का, 1 करोड़ रुपया ब्याज का, किसी को थोड़ा किसी को ज्यादा, जितना लेट से। अब लेट से मशीनी काम है, बैंकों के काम है कि लेट से हो भी जाए, और बैंक अगर रख लेता तो मुझसे ब्याज ले भी लेते हैं, क्यों लेट तो नहीं किया लिया है। अब ये सारी चीजें चल रही है, फिर भी एक कई तरह की कठिनाइयां भी हैं। एक कठिनाई बड़ी क्या है कि हमारे हरियाणा में किसानों की संख्या तो बहुत है, जमीन तो जितनी है उतनी है, अब उसकी जो जोत है बहुत छोटी हो गई, किसी की 2 एकड़, किसी के 3 एकड़, किसी के 1 एकड़, किसी का आधा एकड़, परिवार उतना ही है। अब इन लोगों को संभालना ही हमारा काम है। इन लोगों को संभालने के लिए इनके बच्चे कुछ ना कुछ खेती से जुड़े हुए धंधे, बिजनेस, व्यवसाय ये करें। अभी हमने हरहित नाम से कुछ स्टोर खोल रहे हैं और उन स्टोर्स में 2016 में खोल रहे हैं, बाद में उनको बढ़ाएंगे। उन स्टोर्स में जो किसानों की फसल होती है उस फसल से बना हुआ, यानी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जिसको कहते हैं, उस इंडस्ट्री की खाने पीने की चीजें जो हमारी अपनी है, अपनी व्यक्तियों की, वहां उनको बिकवाओ। वीटा के दूध इनको बढ़ा रहे हैं ताकि हमारा जो दूध है, ये पशु पालने वाला दूध, उसकी आमदन होगी, दूध से उसको कैसे अच्छी आमदन हो जाए, बिक्री कैसे हो। अब ये थोड़ा सा पंजाब से पीछे है, दूध उत्पादन में देखिए जिन चीजों में पंजाब आगे में पता है, जिसमें हम आगे वो भी पता है, लेकिन हम कंपटीशन में अब धीरे धीरे इस बार एक योजना बना रहे हैं कि जिस किसी की आमदन कम है किसान की, और उसके यहाँ मानो किसी कारण से 2 पशु पाल करके वो दूध आगे बढ़ा सकता, 2 पशु लेने की उसकी अभी उनकी गुंजाइश नहीं है, तो हम सरकार को व्यवस्था करेंगे। उसके घर में भैंस को दवाएंगे, उस घर में गाय को दवाएंगे, तो ये अपना इसका चारा खिलाओ, दूध निकाल के अपनी आमदनी बढ़ाओ और उससे दूध भी बढ़ेगा हमारा। और दूध की हमारी खपत हमारा क्योंकि दिल्ली बिल्कुल एकदम सिर पर है, चंडीगढ़ भी यहाँ से 250 किलोमीटर है, बाला के लोग या पंचकुला के लोग 10,000 दूर है, वरना तो सारा हरियाणा
13 जिले तो हमारे एनसीआर में आ गए हैं, और 2 घंटे में 3 घंटे में जो हमारी उपज है, जो खपत दिल्ली की, उसको पूरी कर सकते हैं। दूध है, मछली है, अंडा है, सब्जी है, फल है, किसी प्रकार की जो ताजा चीजें देनी है, वो सारी दिल्ली की 4 करोड़ की आबादी, दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, 4 करोड़ की आबादी है। और इस 4 करोड़ की आबादी को हम, यानी राजस्थान तक भी सब्जियां आती हैं, हम क्यों नहीं पहुंचा सकते? जम्मू कश्मीर से मटर आते हैं, हम क्यों नहीं पहुंचा सकते? इसलिए कैश क्रॉप्स ये पैदा करने के लिए हमने सारे सिस्टम बनाया। उसके लिए एक संकट हमारा है, वो है पानी। पानी का संकट खास करके दक्षिण हरियाणा का। हमने अभियान चलाया कि इसमें कितना पैसा हमारा लग जाए, हर खेत को माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से सिंचाई देना, ये हमारा काम है। बाजरे वालों को भी कहते हैं भैया सिंचाई का प्रबंध करो, आप भी सब्जियां बो सकते हो। इसलिए पानी को कैसे बचाना है, इसके लिए हमने 2 साल पहले एक अपील की थी, और मुझे खुशी है बड़ी कि उस अपील पर जो धान के किसान हैं बोने वाले, उन्होंने उस पर अमल किया। और हमने कहा कि धान का वो 7,000 रुपये एकड़ का देते हैं, धान के अलावा बाकी फसलें बोलो, पानी बचेगा उससे। और उसमें 1 लाख एकड़ जो हमारा पिछले साल ये धान कम हो रहा है, इस बार 1 लाख से भी ज्यादा होगा। रजिस्ट्रेशन कर दिया है, उस रजिस्टर में लगभग 1.5 लाख तक ये पहुंच सकता है। तो आखिर तो हमने अच्छी फसल हो गई हो, अच्छी कमाई हो, कम पानी में भी, यानी माइक्रो इरिगेशन से भी हमारी सब्जियां फसलें बहुत अच्छी। अभी हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, जो प्रगतिशील किसान हैं, संख्या में भले भी 500-700 ही है, हमने उनके लिए योजनाएं बनाई है कि अपने जैसे 10 किसान तैयार करो, और जो अपने जैसे 10 किसान बनाएगा उसको इनाम भी देंगे, और जो ऐसे किसान आएंगे उनकी आमदनी बढ़ेगी। प्रगतिशील किसानों का मैंने ब्यौरा लिया है, एक किसान का 1 एकड़ में 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए की आमदनी ले रहे हैं, कई जगह हो गया। और फिर खेती जो नेचुरल खेती है, ये खड़े एक वो शाबान के पास एक गांव है, वहां का एक किसान वो 5-6 लाख से ज्यादा कमाता है। तो ऐसे उदाहरण कुछ हैं, और वहां जाकर के देखना चाहिए। हमारे सोनीपत जिले के जितने भी आसपास के गांव हैं, बनोली के आसपास, वो सारे खातर के गांव हैं, और सब में ग्रीन हाउस में लगा करके उन्होंने सब्जियां फल इतना ज्यादा करते हैं कि उनकी जो मक्की होती है, छोटी मक्की, उसी में से लाखों रुपये कमा रहे हैं। तो किसान के नाते परंपरागत फसलों की बजाय आजकल की आवश्यकता के हिसाब से आगे बढ़े, हम सबसे आगे रहेंगे। गन्ना, जैसे ये प्रधानमंत्री जी ने ऊपर से रबी की 5-6 फसलों की घोषणा की, उसी दिन हमारी मीटिंग थी कैनपुर की, जो शुगर के दलाल साहब जो कृषि मंत्री वो आए कि क्या करना है, तो देखो क्या करना है, हमने अपना रिकॉर्ड बना के रखना है। पंजाब में तो चुनाव है, 360 कर दिया, हमारा 350 है, 60 उनका है, हमसे 10 रुपए ज्यादा ना। आप हिसाब लगाओ, बोर्ड के लोग अपना कैलकुलेशन करें कि हाँ कितना हमें नुकसान होता है, कितनी सब्सिडी होती है। 10 रुपये और सब्सिडी ज्यादा जाएगी तो जाएगी, लेकिन 360 से ऊपर जाना नीचे नहीं रहना। अगले दिन कर लो 362 कैलकुलेट करके कर दो, हम रहेंगे ऊपर। हालांकि पंजाब के लोग पिछले 4 साल 1 पैसा नहीं बढ़ाया, अब वो इस बार कहता है 360, हमने तो लगातार हर साल 10 रुपये बढ़ाए, हर साल 10 रुपये बढ़ाए। हम मेरे ख्याल से आए 300 रुपये थे 10 रुपये 2014-15 में 310 रुपये, 300, तो 10 एक बार पीछे नहीं बढ़े, वरना लगातार 10 रुपये बढ़ाए। अब वो लगातार 4 साल ना बढ़ा के एक ही साल में अगर उन्होंने 25-30 रुपये बढ़ा दिए, अच्छा तो ये तो पिछले 4 साल जो नहीं बढ़ाया 25 रुपये जो कम रखे, वो भी देना जरा किसान एरिया देना जरा। इलेक्शन करके सब रखे, हमारे सामने तो कोई इलेक्शन नहीं है, हम तो अब बढ़ाए हैं, अगले साल फिर बढ़ाएंगे, उससे अगले साल फिर बढ़ाएंगे। क्योंकि आखिर तो इन्हीं लोगों को जितना भी घाटा है वो देते हैं। जैसा बताया एमआरपी और एसएपी का जो डिफरेंस है,
सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, 11 सरकारी मिले हमारी, 3 प्राइवेट मिले। केवल एक मिल को मैं कहता हूँ नारायणगढ़ को अगर छोड़ दें, बाकी किसी मिल की कोई पेमेंट बाकी नहीं है किसी की बाकी। नारायणगढ़ का संकट है, हमने उनको 100 करोड़ रुपया 2 साल पहले लोन दिया था। उस समय तक हमें उनका सारा क्या सिस्टम है क्या नहीं पता नहीं था। बाद में जब लगा के तो घाटे में लगातार जा रही है, उनकी मैनेजमेंट ही सारी गड़बड़ थी, हमने वो टेक ओवर एक प्रकार से कर ही लिया। अब हमारे चेयरमैन डीसी जो अम्बाला के हैं उससे चेयरमैन है, नारायणगढ़ के एसडीएम है उससे सीईओ है, सारा सिस्टम अकाउंट का खुद देखते हैं। और 2 साल से घाटा बढ़ा नहीं है, जितना घाटा उनका लगभग 60 करोड़ रुपए चल रहा है, कम भी नहीं हुआ बढ़ा भी नहीं, लेकिन उसके सारे सिस्टम ठीक कर रही है। आगे उसके यानी घाटे को बढ़ने नहीं देंगे बल्कि कुछ कम करेंगे, और जितना घाटा कम होता जाएगा उतना किसान का जो बकाया है वो पूरा करते चले जाएंगे। आज लगभग 60 करोड़ रुपया है जिससे पीडीसी चेक और जो बैलेंस बाकी शुगर मिल रहा है। इतना मैं कहता हूँ किसी का पैसा मरण नहीं देंगे, क्योंकि संकट पड़ा है। घर में भी तो कई बार किसी व्यापार में किसी और चीज में हो जाता है तो उसमें उससे बाहर निकालेंगे। और अगर बिल्कुल ही मानो वो उनकी मैनेजमेंट के लोग हाथ खड़े करके तो सरकार ले लेगी, जो कुछ करेंगे करेंगे, हमें एक कॉपरेटिव और बना लेंगे, लेकिन किसान का कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए मित्रों, ये जो सारी चीजें हमारी अच्छाइयाँ हैं वो भी बताते हैं, जो हमारे पास कठिनाइयाँ वो भी बताते हैं। इन कठिनाइयों में से कैसे आगे बढ़ना है, हमने मंडियों का सारा सिस्टम हरियाणा का आसपास के सब प्रांतों में बढ़िया एमएसपी 10% जैसा बताया, कोई प्रांत नहीं खरीदता, हम खरीदते हैं। और हम धीरे धीरे बाजार में इस प्रकार से जा रहे हैं कि हमारी चीज बाजार के अंदर बिके और किसान को घाटा ना पड़े। कुछ चीजें बना करके उसकी इंडस्ट्री लगा करके इस बार हमने बात जो बिस्कुट बनाने वाले थे, मैंने खुद बुलाया, मैंने कभी ऐसा करो बाजरा ज्यादा होता है तो बाजरे के बिस्कुट बनाओ ना। उन्होंने बाजरे के बिस्कुट बनाने शुरू कर दिए, मार्केट में चल पड़े, बिगड़ने लग गए। तो चीज अगर किसान पैदा करता है तो खपत तो होनी चाहिए। और बाजरे के किसानों को हमने बुलाया कि बाजरा छोड़ के सब्जियां बनाना शुरू कर दो, पानी हम देते हैं। जिस चीज की जरूरत है वो कोई आज जरूरत कम है उसको फिर रोक के भी रखेंगे कि हाँ इस पर थोड़ा कम करें, क्योंकि फसल तो ऐसी चीज है उसको उगाने के बाद हमने तो बेच दी, सरकार को बाद में संभालनी पड़ती है, नहीं खपत होगी तो क्या होगा, खराब हो जाएगी। और खराब हो जाए किसी के काम के नहीं, तो अपना कंट्रोल क्यों ना कर ले। इसलिए उस कंट्रोलिंग के हिसाब से चीजें चल रही हैं। आप सब लोग जो खेती करने वाले हैं, हाँ मैं छोटे किसान की बात कर रहा था, तो हमने छोटे किसान के लिए इस बार ये देखा जो 1,80,000 रुपए से नीचे की आमदन वाले किसान हैं छोटे, उनको किसी न किसी काम में हम डालें, कोई काम कराएंगे लेकिन उसकी आमदन कम से कम महीने की 15,000 रुपया, साल की 1,80,000 रुपया जरूर हो। चाहे गरीब है आदमी, बस्ती में रहने वाला है, मजदूर है, या किसान छोटा किसान है, छोटा व्यापारी है, छोटे रेडी लगाने वाले व्यापारी है, उनका भी हमने इसके लिए एक परिवार पहचान पत्र नाम से योजना बनाई। उसमें परिवारों की समृद्धि कैसे हो, उनको 60 साल की उम्र होने के बाद उनका जीवन सुरक्षित कैसे हो, व्यवस्था पेंशन हम देते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि एक सिस्टम आज ही बना दें जवानी में बढ़ाएंगे तो पेंशन उसको अपने आप मिलने लग जाएगी, सरकार के आगे हाथ क्यों डालना। जैसे नौकरी वाले को एक 60 साल का 58 साल का होने के बाद पेंशन मिल जाती है, ऐसे ही हमारा दुकानदार हो, हमारा किसान हो, हमारा मजदूर हो, फैक्ट्री में काम करने वाले का ईपीएफ अकाउंट खुलता है। तो अब इन जो प्राइवेट अपना काम करने वाले इनका भी जब वो काम कर रहे हैं उसी समय इंतजाम कर देंगे ताकि 58-60 साल का होते ही इसको पेंशन अपने आप मिलने शुरू हो जाए। बहुत काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आप लोगों का सहयोग चाहिए। तो इसलिए अब ये जो आजकल एक विषय को मैं जरूर करूंगा कि किसान का नाम लेकर के जो एक प्रोपेगेंडा बना रखा है कि किसान की जमीन चली जाएगी, मंडियां बंद हो जाएंगी और आगे हमको सारा कुछ बड़े बड़े व्यापारी ले जाएंगे, कोई व्यापारी ले जाने वाला नहीं है। ये जो किसानों के लिए जो कृषि 3 कानून जो बनाए गए हैं, ये आज से चर्चा नहीं, 25-30 वर्ष से कांग्रेस के राज में शुरू हुई
और कांग्रेस वालों ने इन चीज़ों का समर्थन किया हुआ है। अब चूंकि आज कांग्रेस का राज नहीं है, उनको एक ही भय लगता है कि अब ये लागू हो गए, इसका कल को होने वाला जो फायदा है वो सारा हमें नहीं मिलेगा, इनको मिलेगा। ये तो राजनीतिक तौर के ऊपर इन चीज़ों में लोगों ने हवा दी हुई है। और उनसे जो पूछते हैं कि भाई 3 किसान के कानून क्या है, अभी मुजफ्फरनगर की जो रैली थी ना, उस रैली में मीडिया वाले दिखा रहे थे, भाई 3 करोड़ बताओ क्या है। कोई एक नौजवान कह रहा था वो सीए का कानून है, वीडियो आ रही थी वहाँ, एनआरसी का, वीडियो आई थी एनपीए का कानून है, ये कानून फकर कानून कराएंगे तो किसानों के यही कानून है, यही कानून है। तो किसी को नहीं पता ये क्या कानून है क्या नहीं है, कुछ नहीं पता क्या कानून क्या नहीं। तो इसलिए हम लोग अपनी अपनी जगह पर सरकार की ओर से करेंगे ही, आप लोग अपनी अपनी जगह पर जागरूकता को फैलाएं कि सिवाय राजनीति के और कुछ नहीं। और कुछ ऐसी शक्तियां भी जिनको मैं कह सकता हूं कि देश विरोधी शक्तियां भी इसमें लगी हुई है और ओपनली उन्होंने आके प्रोपोगंडा भी किया है, हमने भी कहा हमेशा। तो ऐसी शक्तियों से बच के रहना है, देश को बचाना है, प्रदेश को बचाना है, समाज को बचाना है। तो ये कितना ही लंबा भी चल रहा है, सोचते थे अपने ही लोग सब ठीक हो जाएंगे, समय के ऊपर सबको एक सद्बुद्धि आएगी तो सारा मामला ठीक होगा। इसलिए जिद के कारण से चीजें नहीं होती हैं। हमने बार बार कहा है कि आप बातचीत के टेबल पर आओ और बातचीत के माध्यम से आप बताओ क्या गलत है। हम कभी भी अमेंडमेंट करने के लिए तैयार रहते हैं। संविधान के अंदर 125 अमेंडमेंट हो चुके हैं अभी तक। 1950 में जो संविधान को मिला था, जब संविधान में अमेंडमेंट हो सकते हैं तो किसी कानून में क्यों नहीं हो सकते? कानून भी हो सकते हैं। इस नाते से इन विषयों को भी मैं इसलिए टच कर रहा हूँ कि किसान लोगों के सामने विषय रखना आज इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ कई बात सब जगह जाती भी है। हम बिल्कुल अपने ये मान करके हमारे सब अपने भाई हैं, उन भाइयों के साथ आरम्भ करते हैं, इस अपील को स्वीकार भी करें ताकि उसको आगे बढ़ा सकें। और समाज में अच्छे लोग जो मिलते हैं उनको बहुत आगे बढ़ाने का भी हम हमेशा प्रयत्न रहता है कि किसको आगे बढ़ाना है, किसको कहाँ ले जाना है। अपने हरियाणा के, पंजाब के इतने लोग अच्छे अच्छे पदों के ऊपर आज देश के अंदर, प्रदेश के अंदर सब जगह बैठे हुए हैं। अभी कल देखिए ना हमारे जो उत्तराखंड के राज्यपाल कौन बने, गुरप्रीत सिंह जी, वो तो हमारे बीच के ही हैं। लालपुरा जी मराठी कमेटी के चेयरमैन हैं। हाँ, तो आखिर ये अच्छे लोग निकलते हैं, कुछ को आगे बढ़ाते ही हैं, समाज को सारे को साथ लेकर चलते हैं। कोई समाज का वर्ग हम छोड़ते नहीं है। हमारे जो ये जो अल्पसंख्यक के अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय आयोग जो हमारे विजय सांपला जी पंजाब के ही हैं। तो हरियाणा पंजाब के बहुत लोग, हमारे गुजरात के गवर्नर हमारे हरियाणा से ही हैं, उड़ीसा के गवर्नर हरियाणा से हैं। इतने लोग इस प्रदेश से, दोनों प्रदेशों से अच्छे अच्छे स्थानों पर जाकर के देश की सेवा कर रहे हैं, प्रदेशों की सेवा कर रहे हैं। कोई समाज का वर्ग न कभी छोड़ते हैं न कभी छोड़ा है। एक परिवार के नाते सब काम करते हैं। उस परिवार में किसान वर्ग जो है महत्वपूर्ण वर्ग है। इस किसान वर्ग की अनदेखी कोई नहीं कर सकता इस देश में, न देश का प्रधानमंत्री कर सकता, न कोई मुख्यमंत्री कर सकता, न हम करते, कोई अनदेखी कभी नहीं करेंगे। आज इस अवसर पर आप लोग आए इतनी बड़ी संख्या में, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा इसी प्रकार से मिल करके आगे बढ़ते रहें, यही कामना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसानों के प्रतिनिधि मंडल से बातचीत कर रहे थे। दरअसल किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने यहाँ पर मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उन्होंने रबी फसलों पर जो रेट बढ़ाए गए हैं उनको लेकर शुक्रिया अदा किया। गन्ना के रेट बढ़ाने पर उन्होंने शुक्रिया अदा किया। और इसके अलावा यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से इस मुलाकात के जरिए उन्होंने तमाम बातें कही कि किसान खुश रहेगा तो समाज खुश रहेगा। किसानों ने आभार जताया है सीएम से मिलकर रबी फसलों के दाम बढ़ाने को लेकर, गन्ने के रेट बढ़ाने को लेकर। 362 रुपये अब गन्ने के रेट जो हैं वो किसानों को मिलेंगे और
सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये पूरे देश में सबसे ज़्यादा रेट हरियाणा प्रदेश में किसानों को मिलने वाला है। तो दक्षिण हरियाणा में पानी की कमी का भी उन्होंने जिक्र किया। पानी को बचाने के लिए हमने अपील की थी और योजना भी इस पर बनाई थी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि किसान खुश तो समाज खुश, और किसानों ने उनसे मुलाकात करके उनका शुक्रिया अदा किया है। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी उनके साथ मौजूद रहे। और चलिए बड़ी खबर आपको बता देते हैं, कैथल से सीएम फ्लाइंग की बड़ी रेड। कैथल में सीएम फ्लाइंग की बड़ी रेड और राजौरी गार्डन कॉलोनी में गोदाम पर छापा मारा है। राजौरी गार्डन कॉलोनी में गोदाम पर छापेमार कार्रवाई की गई है। मिठाइयों में मिलावट